हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर रिवीजन आपका मस्त चल रहा है एंड सर पढ़ाई सर शानदार तरीके से विद कॉन्फिडेंस आप पढ़ रहे हो सर। आइए सरकार, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, सेक्शन नंबर 93, 94 एंड सर ईसीओ वाला सेक्शन नंबर 95 जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। क्लियर, सेम सेक्शन से सेक्शन नंबर 53, 54 एंड 55 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सरकार बात शुरू करते हैं हम सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 से। सॉरी सर, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और उन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन 8% केवल प्रमोटर है बेटा। सर सर कौन, बिल्डर भाई, क्लियर, प्रमोटर बिल्डर, क्लियर, वही नोटिफाइड है। और उन्होंने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगर परचेज किया, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर रेसिपिएंट जो बिल्डर जो प्रमोटर वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। एंड 8% देयर आर ओनली 3 गुड्स। सर 3 पॉइंट दिए बेटा। फर्स्ट क्या है, सीमेंट। अगर पॉइंट पहले फर्स्ट बाद में पढ़ूंगा, पहले सीमेंट देखिए। सर सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से 1 रुपए की सीमेंट परचेज करी किसने, बिल्डर ने, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड है क्या, कैपिटल गुड्स। सर कंपल्सरी टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज करी तो रिवर्स चार्ज में बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। और इनके अलावा सीमेंट और कैपिटल गुड्स के अलावा और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, टीडीआर, फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और सर लॉन्ग टर्म लीज पे जो लैंड देते बेटा उसमें तो रिवर्स चार्ज में सेक्शन 93 में नोटिफाइड है, बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर सर, तो सीमेंट, कैपिटल गुड्स और टीडीआर वाले पॉइंट इनको छोड़ दो। इसके अलावा कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस अगर प्रमोटर ने परचेज किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और सर वहां पे एक नोटिफिकेशन के अंदर लिमिट दे रखा है क्या, कि सर एटलीस्ट 80%, मिनिमम कितना बेटा 80% किससे परचेज होना चाहिए सर रजिस्टर्ड लोगों से परचेज होना चाहिए। तो सर अगर मान लो सर बाकी सारे गुड्स बाकी सारे सर्विसेज सर एटलीस्ट 80% परचेजेस शुड बी फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, तो सर जितना शॉर्टफॉल होगा, मान लो 5% शॉर्टफॉल है, मतलब 75% उसने परचेज किया किससे, रजिस्टर्ड लोगों से, 25% पे परचेज किया किससे अनरजिस्टर्ड लोगों से, तो शॉर्टफॉल कितना बेटा 5%। तो 5% का जो शॉर्टफॉल है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उन सारे रेस्पेक्टिव गुड्स और रेस्पेक्टिव सर्विसेज पर टैक्स पे करना पड़ेगा बिल्डर प्रमोटर को बेटा। क्लियर, डन। अच्छा सर अब ये यहाँ पे केवल नॉलेज के लिए आपको दे रखा है, आपको टैरिफ पढ़ने की जरूरत नहीं, मिनिमम 80% बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, ठीक है सर। सर अब बताए क्या, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर की हो जाए तो सर कुछ गुड्स और सर्विस और बहुत को नोटिफाई कर सकता है। नोटिफाई करके बता देंगे कि सर इन सारी सप्लाई के केस में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। एंड सर ऐसे केस में गुड्स भी नोटिफाइड है, सर्विसेज भी नोटिफाइड है, पर कौन कौन से गुड्स नोटिफाइड है वो आपके सिलेबस में नहीं आते, कौन कौन सर्विसेज नोटिफाइड है वो आपके सिलेबस में आता है। देखना ध्यान से सर। फर्स्ट क्या है, जीटीए। सर ध्यान देना बेटा, मैं जीटीए का जो एग्जीबिशन पॉइंट है मेगा एग्जीबिशन में, और ये सर साथ में पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाया था वैसे ही मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, आपको ग्रिप पे फटाफट आ जाएगा। सर अगर आप एक जीटीए हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस दे रहे हो बेटा, क्लियर, तो ऐसे केस में जो फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, कंसाइनर या कंसाइनी, जो भी पर्सन फ्रेट पे करने के लिए लायबल उसको बोलते हैं क्या, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। और वो पर्सन जो फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लायबल है वो पर्सन अगर इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है तो ही जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी एग्जिम्प्ट है। बात खत्म, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आएगी, जीएसटी क्या है, एग्जिम्प्ट है। पर अगर फ्रेट पे करने वाले पर्सन इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर, अब जीएसटी लगेगा तो कौन टैक्स पे करेगा, सर बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, मतलब कौन टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। पर अगर जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन ले सकता है, और उसने अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन लिया तो बिल पे टैक्स चार्ज करेगा और बिल पे डिक्लेरेशन देगा कि सर मैंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया है एंड सर मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया है। एंड सर वो डिक्लेरेशन देगा क्या, मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करूंगा ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, इसलिए मैं बिल पे टैक्स चार्ज कर रहा हूं बच्चों, ये डिक्लेरेशन वो देगा बिल पे। क्लियर। अब सर अगर बिल्डर टैक्स पे कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में तो सॉरी जीटीए अगर जीटीए टैक्स पे कर रहा है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तो उसको बोला है क्या, या तो 5% टैक्स पे करेगा या 12% टैक्स पे करेगा, दोनों में से एक रेट लेने का उसको चॉइस है। अगर 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया है किसने, जीटीए ने अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो उसने ट्रक वगैरह जो भी गुड्स सर्विसेज परचेज करी है उसका कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। पर उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो बिल पे 12% लगाएगा, टैक्स आपसे लेगा, गवर्नमेंट को पे करने के लिए सारा इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का उसको आईटीसी मिलता है। क्लियर, डन। और 5% वाला ऑप्शन लिया तो 5% बिल पे लगा के टैक्स आपसे लेगा, पर 5% टैक्स पे करने के लिए उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, 5% उसको कैश में ही पे करना पड़ेगा। क्लियर, डन। और अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बाय डिफॉल्ट आपको रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा 5% जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो आपकी इनवर्स सप्लाई पे टैक्स पे कर रहे हो। क्लियर, ये रिवर्स चार्ज टैक्स आप कैश में पे करेंगे और 5% का आप क्रेडिट ले सकते हो इफ यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट बेटा। हाँ है ना भाई, डन। सरकार अब
बात लास्ट बचती है क्या, वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन कौन है? फर्स्ट, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी, क्लियर, जहां पार्टनरशिप में वहां एलएलपी भी आता है, क्लियर, देन एनी रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, एंड लास्ट एनी अदर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, क्लियर। अगर इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन है तो ही जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो सर अगर बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज 5% और फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया जीटीए ने तो 12% या 5%, क्लियर, डन। प्लस 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 ध्यान दीजिए बेटा, जो फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लायबल है वो कौन है? एक एस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 के लिए वो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में जीएसटी क्या है? एग्जम्प्टेड, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज बच्चों, हाँ है ना भाई, डन। ये जीटी कहानी खत्म होती है। अब इसको मैंने समझाने के लिए खूबसूरत चार्ट भी आपको दे रखा है इस टेबल के एंड में बेटा, क्लियर, डन। सरकार आइए नेक्स्ट क्या है? एडवोकेट। सर जानना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट्स या फर्म ऑफ एडवोकेट्स या सीनियर एडवोकेट कोई भी हो, उसने सर्विसेज दी किसको? अगर बिजनेस एंटिटी को, और सर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट, क्लियर। अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम बेटा, क्लियर। अच्छा, अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी तो टैक्स वैसे भी एग्जेम्प्ट है बेटा। सर नेक्स्ट बात, सर ध्यान बेटा, सीनियर एडवोकेट ने सर्विसेज दी सर थ्रू जूनियर एडवोकेट, नॉर्मल एडवोकेट के थ्रू बेटा, पर ऐसे केस में रेसिपिएंट हमेशा माना जाता है कौन? वो बिजनेस एंटिटी जिसका वो केस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर, उसी को रेसिपिएंट मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आरसीएम, और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, हाँ है ना भाई, डन। अच्छा, जितने भी रिवर्स चार्ज में पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, उन सारे केस में ध्यान रखना ये बात कॉमन है कि रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी बेटा, ये हर पॉइंट में आपको कॉमन मिलेगा, क्योंकि रेसिपिएंट अगर आउट ऑफ इंडिया होगा तो कैसे टैक्स पे करेगा बेटा वो, क्लियर, डन। सेम इज द केस विद द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर सर्विसेज दी किसको? बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से ज्यादा टर्नओवर था बेटा, तो ऐसे केस में टैक्स लगता है, और टैक्स लगता है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, बाकी सारे केस में टैक्स एग्जेम्प्ट बेटा, टैक्स एग्जेम्प्ट बच्चों, हाँ है ना भाई, डन। सर नेक्स्ट क्या है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर प्रोवाइड करी किसने? किसी बॉडी, सर सर्विस रेसिपिएंट कौन है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। ध्यान देना बेटा, ये सारे पॉइंट जो होते हैं ये कंफ्यूज करते हैं, लास्ट में एग्जाम में जाके मिक्स होता है, इसलिए इसका रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है कि रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, क्लियर। तो ही स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जो स्पॉन्सर है वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में, अगर वो स्पॉन्सर कौन है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप में। तो देन सर अगर आप ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बेटा, हाँ है ना बेटा, एक्सेप्ट फॉलोइंग 4, याद है बेटा? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विस, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट, इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही है। प्लस अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस दी किसको? बिजनेस एंटिटी को हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा। पर अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ऐसे केस में सर टैक्स लगेगा, पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा, क्लियर। और इन 3 सर्विस मतलब पोस्ट, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसेंजर और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्लियर, इसको छोड़ दो। इसके अलावा कोई भी सर्विस गवर्नमेंट ने दी किसको? बिजनेस एंटिटी को, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और वो बिजनेस एंटिटी लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। ये मैंने रेंटिंग वाला पॉइंट भी आपको पढ़ा दिया बेटा, गवर्नमेंट वाला, बाकी पॉइंट भी मैंने बता दिया मर्ज करके बेटा। प्लस देना बेटा सर जो प्रोविजन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगते हैं, वही प्रोविजन किस पे लगेंगे बेटा? सर पार्लियामेंट पे and state legislature बेटा, clear, and the same provision of the RCM will apply on courts and tribunals also बेटा। मतलब अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है और वो सर्विस अगर टैक्सेबल है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और वो रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी अगर उसका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट था, क्लियर, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए सरकार, देन सर घर किराए पे दिया है रहने के लिए, तो पहले इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट था, पर अगर घर किराए पे दिया रहने के लिए टू रजिस्टर्ड पर्सन, क्लियर, और उस रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस के लिए उस घर को यूज किया है, भले वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करे या वो घर रहने के लिए यूज करे या अपने एम्प्लॉय के लिए रहने के लिए यूज करे, डायरेक्टर के लिए रहने के लिए यूज करे, पर उसने अपने बिजनेस में वो एक्सपेंस क्लेम किया, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, क्लियर, डन। ये पॉइंट मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका बेटा कि टीडीआर या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स दो, या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए अगर आपने प्रमोटर को दिया, तो ऐसे केस में प्रमोटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी बिलीज जो बिल्डिंग
जो लॉन्ग टर्म लीज पे सर प्लॉट दे रहा है, लैंड दे रहा है, या फिर जो टीडीआर ट्रांसफर करा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो उसे कंसर्न नहीं। अगर प्रमोटर को दिया तो प्रमोटर टैक्स पे करेगा, बात खत्म बेटा। क्लियर। डायरेक्टर, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो तो ऐसे केस में आप किसी कंपनी के आप डायरेक्टर हो इन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट तो ऐसे केस में सर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इन दी कैपेसिटी डायरेक्टर जो पैसा दिया उस पर टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। देन अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो और आपने सर्विसेज दी किसको, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी को, क्लियर, तो ऐसे केस में वो टैक्स पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। देन रिकवरी एजेंट, ओ वसूली भाई, आप सर वसूली भाई हो, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हो, आपको जो कमीशन मिलेगा बैंक से बेटा आप टैक्स पे कर पाएंगे, क्लियर। और सर वसूली भाई से कोई रिकवरी कर पाएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर दो गए रिकवरी करने, वापस आए नहीं बेटा, क्लियर। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया भाई, ना हो पाएगा, रिवर्स चार्ज लगाओ। और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया क्या, रिकवरी एजेंट को जो भी आप फीस दे रहे हो, जो भी कमीशन दे रहे हो, उन सब पे टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगा बेटा। देन सर देना बेटा पॉइंट नंबर 9 को पढ़ने से पहले एक बार ये पॉइंट नंबर 9 देख लेते बेटा। चलो पॉइंट नंबर 9 बताता हूं बेटा भाई। सर कॉपीराइट, कॉपीराइट किस चीज का बेटा, ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क बेटा। सर जैसे ए.आर. रहमान ने कोई म्यूजिक कंपोज किया बेटा, तो सर उसने सर टी सीरीज को या किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को उसके राइट्स दे दिए बेटा, तो सर ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट है ना बेटा, परमिटिंग द यूज ऑफ कॉपीराइट, तो इसके लिए रॉयल्टी जो इनको मिलता है उस पर टैक्स लगेगा। पर इनको बोला तुम तो अपना दिमाग यूज करो म्यूजिक बनाने में, सर ड्रामेटिक वर्क तैयार करने में, आर्टिस्टिक वर्क तैयार करने में टैक्स पे कर देगा कौन, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर एंड द लाइक हु इज रजिस्टर्ड इन, हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी बेटा। क्लियर, डन। ऑथर केस में जैसे अपनी बुक कॉपीराइटेड है, nobody can copy this book except with the right of the, except with the written permission of the author। तो सर ऐसे केस में अगर मैंने पब्लिशर को राइट्स दिए पब्लिश करने के लिए, प्रिंट करने के, तो मेरे को जो रॉयल्टी मिलता है उस पर जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। पर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन ले सकता है, वो अपने जुरिसडिक्शन कमिश्नर को एक इसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देगा, उस फॉर्मेट में इंटीमेशन देगा कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मेरे को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लेना है, मैं टैक्स पे करूंगा, क्लियर। और ऐसे केस में वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स पे इनवॉइस जो इशू करेगा उस पर टैक्स लगाएगा और कस्टमर से बिल ले सकता है, कस्टमर को बिल दे सकता है, उससे टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वहां रिवर्स चार्ज फॉलो नहीं करना है, इसी चॉइस है। पर बाय डिफॉल्ट क्या है, रिवर्स चार्ज, उसी चॉइस है, वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज ले सकता है ऑथर बेटा। देन सर आरबीआई, सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरसीइंग कमेटी बना रखी है। ओवरसीइंग कमेटी के अगर आप मेंबर हो, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोन अकाउंट का सर ओवरसी करते हैं कि वो भाग नहीं जाए, कि लोन डूब नहीं जाए, देश का पैसा डूब नहीं जाए बेटा। तो ऐसे केस में मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमेटी ऑफ द आरबीआई जो सर्विसेज दे रहे हैं आरबीआई को, उनको फीस जो मिलता है उस पर टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन, आरबीआई। देन सर अगर आप इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो बेटा, डीएसए जो लोन वगैरह प्रोसेस कराते हैं बैंक से, एम्प्लॉय नहीं बेटा, एम्प्लॉय बैंक के एम्प्लॉय नहीं है, क्लियर। सर ये इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है जो लोन वगैरह पास कराते हैं बैंक से, बैंक इनको एक कमीशन देता है बेटा, उस कमीशन के अमाउंट पे जीएसटी लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है वो कौन है, इंडिविजुअल है, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी बेटा, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अगर खुद जो डीएसए है वो खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी है, पार्टनरशिप में, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, नहीं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम बेटा। देन बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विसेज दी किसको, बैंकिंग कंपनी को, ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बैंकिंग कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, क्लियर। अब सर बेटा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस दी किसको, बैंकिंग कंपनी को, वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेटा। पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट किया है, इंटरमीडिएट अपॉइंट किया, उसने तो सर्विसेज दी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को, वहां पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और हाँ एक बात ध्यान रखना बेटा, मेगा एग्जीबिशन में पढ़ा हुआ क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या उनके अंडर वाले जो एजेंट है, उन्होंने अगर रूरल एरिया वाले सर ब्रांच को सर सर्विसेज दी है, तो ऐसे केस में वैसे भी जीएसटी एग्जिम्प्ट होता है, वहां रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज की बात आएगी नहीं बेटा, क्लियर। पर अदर देन रूरल एरिया ब्रांच को सर्विसेज दी तो ऐसे केस में टैक्स लगता है। अब सर बिजनेस फैसिलिटेटर ने दी है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने दी है सर्विस तो क्या बोला मैंने, बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी तो रिवर्स चार्ज लगेगा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विस दी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विसेज दी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को, तो वहां रिवर्स चार्ज में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को टैक्स पे करेगा, क्लियर, डन। आइए बच्चों सिक्योरिटी सर्विसेज, यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं सिक्योरिटी सर्विस और रेंटिंग और मोटरसाइकिल सर्विस में। बच्चों गलती इसलिए होती है क्योंकि इसको 3-4 बार आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया होता है कई बार, क्लियर। सर ध्यान से सुनना, आपको पूरा याद हो जाएगा, और इसको सर ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा इफेक्टिवली और ढंग से रिवाइज करेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग सर सर्विसेज बाय सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, अगर आपने सर्विसेज दी किसको, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी बेटा, भले वो बॉडी कॉर्पोरेट हो ना हो, वी डोंट केयर। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सर, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। पर सर्विस प्रोवाइड करने वाला खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, खुद कौन है बेटा, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मतलब
जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है वो पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज, बात खत्म बेटा। वो अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज की बात आएगी। अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अगेन कौन पे करेगा? सर्विस सप्लायर बेटा। पर दो एक्सेप्शन बेटा, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज लगेगा। पर इसके दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट, रेसिपिएंट कौन है बेटा? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंटल एजेंसी या लोकल अथॉरिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 है ना भाई, उसके लिए ही वो लायबल है बेटा, और उसकी वजह से वो रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा सर। सेकंड, अगर आप एक कंपोजिशन सप्लायर बेटा, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो बट यू आर अ कंपोजिशन स्कीम सप्लायर, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज आपके केस में नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सिक्योरिटी सर्विस देने वाला ही टैक्स पे करेगा। क्लियर? डन। तो सर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सिक्योरिटी सर्विसेज दी किसको? सर रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज लगता है, पर दो एक्सेप्शन बेटा, एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, केवल टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है बेटा, और सेकंड कंपोजिशन सप्लायर अगर है तो। क्लियर? या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। देन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स बेटा, पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहा है, ये गुड्स व्हीकल की बात नहीं कर रहा है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, ये आपने सर्विसेज दी किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को। क्लियर? हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर अगर सर्विस सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, सर्विस सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, पर उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया। कितना लिया बेटा? 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, मतलब 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी और इंटरेस्ट है तो 12% आईजीएसटी पे करने वाला ऑप्शन लिया, तो सर हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। बात खत्म बच्चा। क्लियर? आई रिपीट सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट चार्ज फॉर रेंटिंग, तो सर ऐसे केस के अंदर अगर उसने खुद ने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है। उसने अगर 5% वाला ऑप्शन लिया सर तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। पर कब? सर्विस सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और सर्विस रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? डन। लास्ट क्या? लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपने सिक्योरिटीज लैंड करी है तो सर जो बोरोवर है, जो बोरोवर ऑफ द सिक्योरिटी बेटा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। और वो भी आईजीएसटी लगता है इस केस में बेटा। डन। सरकार ये रेंटिंग के बारे में आपसे बात कर चुका हूं, ये रेंटिंग का मैंने चार्ट दे रखा आपको बड़ा सुंदर। क्लियर? एंड देन एक सर्कुलर दे रखा बेटा, क्या? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। बच्चों आपने अगर किसी बस के अंदर टिकट लिया है, मैं देख रहा हूं कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए बस की बस हायर करती है, तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आता है बेटा। पर उसने अपने सारे एम्प्लॉइज का जो टिकट अमाउंट था वो टिकट अमाउंट कंपनी ने पे किया, तो दिस इज नॉट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। क्लियर? सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में क्या होता है? वो व्हीकल आपके कंट्रोल में होता है, आपकी डायरेक्शन के हिसाब से, आपकी टाइमिंग के हिसाब से, आपके रूट के हिसाब से वो चलेगा बेटा। क्लियर सर? और अगर आपने केवल टिकट लिया तो वो उसके रूट के हिसाब से, उसके शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। क्लियर? और केवल टिकट अगर आपने परचेज किया तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं है, भले आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? रेंटिंग हो तो रिवर्स चार्ज लगेगा बच्चों। आइए जीटीए का समरी, बहुत ही खूबसूरत समरी दे रखा बेटा आपको, ये मजा आ जाएगा, ये देख लिया पूरा पॉइंट रिवाइज हो जाएगा बच्चा आपका। आइए आईजीएसटी एक्ट के अंदर सर हमने जो ऊपर जितने भी पॉइंट पढ़े वो सारे आईजीएसटी एक्ट में भी लिखे है बेटा, बस यहाँ पे दो सर्विसेज एक्स्ट्रा है, वो बताता मैं आपको बेटा। अगर सर्विस सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, सर्विस रेसिपिएंट कहा है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ऐसे केस में जो पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा टू द अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। पर इसका एक एक्सेप्शन है, कौन? सर ओआईडीआर सर्विस सप्लायर अगर आउट ऑफ इंडिया है उसने सर्विसेज दी इंडिया में किसको? नॉन टैक्सेबल रजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को बेटा। मतलब उसने ओआईडीआर सर्विस सप्लायर ने netflix.com ने फॉर एग्जांपल सर्विसेज दी किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को अंडर जीएसटी, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं उसको बेटा, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उसको बोलते हैं क्या? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में नेटफ्लिक्स टैक्स पे करेगा बच्चा। क्लियर? सेकंड क्या है? अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू दी कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, बाय वेसल गुड्स आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे फ्रेट पे कर रहा है जो पर्सन, वो कौन था? वो भी आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन था बेटा। क्लियर? कोई बात नहीं, सर्विस सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया वाला, मतलब शिपिंग कंपनी भी आउट ऑफ इंडिया वाली, एंड सर्विस रेसिपिएंट भी आउट ऑफ इंडिया वाला, कोई बात नहीं, यहाँ टैक्स लगता है और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और इंपोर्टर ऑफ गुड्स होगा वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। भारत माता की जय। सर डन। ये सेक्शन 93 एंड 94, 53 एंड 54 खत्म होता है। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एंड सीजीएसटी एक्ट। सर 95 सीजीएसटी एक्ट, 55 आईजीएसटी एक्ट, इंटरेस्टेड तो 95 एंड इंटरेस्टेड तो 55। आइए सरकार यह क्या बोला सेक्शन 95 में? गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, केवल सर्विसेज के लिए 95 है, और एट प्रेजेंट 4 सर्विसेज ही नोटिफाइड है। अगर वो नोटिफाइड सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी
तो नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, इसलिए उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं सर। और ईसीओ को बोल दिया क्या, आपका अगर फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में तो आप टैक्स पे करेंगे, आपका अगर फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है वो टैक्स पे करेगा, और वो भी अगर इंडिया में नहीं है तो यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन योर बिहाफ। है ना भाई, डन। ये था सेक्शन 95। अब 8 प्रेजेंट 4 सर्विसेज कौन कौन सी नोटिफाइड है। फर्स्ट सर सर्विसेज बाय वे ऑफ अरे ओला उबर वगैरह बेटा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सिकम, मोटरसाइकिल, मतलब रैपिडो भी कवर हो गया बेटा इसके अंदर, ओमनी बस एंड एनी अदर मोटर व्हीकल। देन सर ध्यान देना बेटा accommodation services, sir hotel accommodation services, services by way of accommodation in a hotel, in guest house, club, campsite by whatever name called। पर ध्यान देना बेटा, यह बोला है क्या, अगर होटल सर्विस सप्लाई करने वाला जो पर्सन है वो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड या लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज, ऐसे केस में 95 नहीं लगेगा, होटल गुड टैक्स पे करेगा। क्लियर। से थर्ड पॉइंट सर हाउसकीपिंग सर्विसेज जैसे प्लम्बर, कारपेंटर एटसेट्रा, urbanclub.com, अर्बन कंपनी जिसका नाम हो गया बेटा, zimba.com, ये लोगों ने सर, आप अगर मैं मान लो प्लम्बर हूं बेटा और सर आपने अगर urbanclub.com, अर्बन कंपनी के थ्रू मेरा सर्विसेज लिया तो ऐसे केस में 95 लगेगा। पर अगर वो प्लम्बर खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ऐसे केस में 95 नहीं लगेगा, ईसीओ टैक्स पे नहीं करेगा बेटा उस पर। क्लियर, डन। तो यहाँ पे जहां पे ध्यान देना बेटा, जहां पे 95 नहीं लगता है और जहां पे पैसा पहले आप ईसीओ को देते हो फिर उसका अकाउंट सेटलमेंट ईसीओ करता है बेटा पीरियडिकली, तो वहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर सर। नेक्स्ट है क्या सर, स्विगी जोमेटो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो ऐसे केस में 95 लगेगा बेटा। पर अगर वो रेस्टोरेंट लोकेटेड कहाँ है, ऐसे किसी होटल में लोकेटेड है जिसका रूम रेंट एक दिन का इज अबव ₹7500 पर डे, मतलब अगर एक्सीडिंग ₹7500 है, मतलब मिनिमम 7501 रुपया है, और ऐसे होटल के अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट लोकेटेड है और उसके थ्रू आप खाना मंगा रहे हो तो ऐसे केस में वहां 95 नहीं लगेगा, वहां खुद रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा। क्लियर। जहां 95 नहीं लगता वहां पर टीसीएस लगता है, ध्यान रखना बच्चा। पर 7500 या उससे कम वाला रूम है या आप नॉर्मल रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हो, सैंडविच मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो तो वहां पे सर 95 लगेगा, स्विगी जोमेटो टैक्स पे करेंगे। भारत माता की जय बेटा। क्लियर, डन। सर आइए सर, ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। एक सर्कुलर था जब रेस्टोरेंट सर्विस इंट्रोड्यूस हुई अंडर 95। क्लियर। तो वहां पे कुछ सर्कुलर आया। अच्छा, ये सर्कुलर वैसे मोरलेस पॉइंट वही है जो आपने फंडामेंटल पढ़ा है ईसीओ के, पर हाँ पढ़ लीजिए बेटा। फर्स्ट पॉइंट, वुड ईसीओज बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। देख भाई सर, रेस्टोरेंट सर्विस हो, टैक्सी वाला सर्विस हो, कुछ भी हो, होटल वाला सर्विस हो, हाउसकीपिंग वाला सर्विसेज हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो वहां 95 लगता है तो लगता है, भले सप्लाई रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। देन सर, ये 95 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होता है, क्या वो उनके लिए इनवर्स सप्लाई नहीं रहे सर? ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, तो ऐसे केस में उनको सप्लायर माना जाएगा, उनके आउटवर्ड सप्लाई में आएगा। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं माना जाता है, मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका बेटा, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही है। क्लियर। देन सर बोल दिया क्या, जैसे रेस्टोरेंट के केस में 5% टैक्स होता है, पर 5% टैक्स पे करने के लिए उनको कोई आईटीसी नहीं मिलता, तो अब यहाँ पे ईसीओ को लायबल कर दिया। क्लियर। तो एक तरह से जहां पे जिस सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर रखा है और बोल रखा है क्या यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर। तो उसको एग्जाम सप्लाई मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी, तो बोल दिया क्या उसको एग्जाम सप्लाई मानते हुए ईसीओ की जो अदर सप्लाई जो टैक्सेबल है इसको एक तरह से एग्जाम सप्लाई मान लिया, तो क्या रूल नंबर 42 43 लगा के प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? आंसर इज नो सर, वहां पे कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, उसको एग्जाम सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ नहीं दे रहा है, वो तो एक तरह से पर्सन माना गया है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इजी कलेक्शन ऑफ टैक्स कि ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज बेटा। हाँ है ना भाई, तो उसको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, वो 5% टैक्स पे करेगा। पर हाँ, ये 5% जो टैक्स पे करना है, ये पूरा 5% जो टैक्स पे करेगा अंडर सर थ्रू कैश लेजर ही पे करेगा। ये 5% पे करने के लिए उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर सर, उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा सर। 5% जो टैक्स पे करना है ईसीओ को, वो पूरा कैश लेजर के थ्रू पे करेगा। देन सर, अगर मान लो किसी रेस्टोरेंट ने कुछ अदर गुड्स और कुछ अदर सर्विसेज भी सप्लाई, मान लो आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाया बेटा, खाने के साथ में आपने कुछ गुड्स मंगाया, जैसे आपने वेफर्स के पैकेट मंगा लिया बेटा, या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगा लीजिए, उसने एमआरपी बेची बेटा, वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है बेटा, वो कुक तो किया नहीं उसने बेटा, बनाया तो नहीं है। तो अदर गुड्स और अदर सप्लाईज जो रेस्टोरेंट कर रहा है एक ही सिंगल ऑर्डर में, तो वहां पे क्या करना चाहिए? वहां बेटर यहाँ पे बताया सर्कुलर ने क्या, केवल रेस्टोरेंट के लिए लायबल है कौन? ईसीओ। क्लियर सर, बाकी के लिए सर नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला ही लायबल होगा, अदर सप्लाईज के लिए तो ऐसे केस में बेटर क्या है, 2 इनवॉइस इश्यू करे। अच्छा, ये वाला पॉइंट में ये वाला बता दिया बेटा बीच में। अच्छा, ये दोनों मर्ज करके बता रहा हूं बेटा, अदर देन रेस्टोरेंट। क्लियर सर, दोनों पॉइंट मर्ज करके बता रहा हूं आपको। तो ऐसे केस में रेस्टोरेंट को क्या बोल दिया सर, ऐसे केस में 2 बिल इश्यू किए जाए, एक बिल तो रेस्टोरेंट सर्विस का होगा बेटा, एक अदर ट्रेडेड गुड्स का होगा। अब अदर ट्रेडेड गुड्स पे तो हमेशा
सर रेस्टोरेंट वाला ही लायबल होगा क्योंकि वो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में नहीं आता। एंड सर जो रेस्टोरेंट वाली कुक वाली सर्विसेज है बच्चों, क्लियर, वो रेस्टोरेंट का जो खाना वाला सर्विस था उस पर 9.5 लगेगा, उस पर ईसीयू टैक्स पे करेगा। क्लियर, समझे मेरी बात? तो सर बेटर क्या 2 अलग अलग बिल बनाया जाए। एंड सर 9.5 जिस पे लगता है केवल रेस्टोरेंट सर्विस पे, उसके लिए ईसीयू लायबल होगा, बाकी के लिए सर रेस्टोरेंट खुद लायबल होगा। और हाँ सर जहां पे 9.5 नहीं लगता और पैसा अगर ईसीयू के अकाउंट में पे आता तो वहां पे टीसी से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर इसी के साथ आरसीएम चैप्टर नंबर 7 भी खत्म होता है। अब आई होप समझ में आ रहा है, आई होप मजा आ रहा है आपको। एंड सर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल हो रहे कि नहीं हो रहे, माहौल बन रहा कि नहीं बन रहा, भारत माता की जय हो रही कि नहीं हो रही है। क्लियर। एंड सर इतना मस्त पढ़ो कि सर आपके सपने के साथ साथ आपके परिवार वालों के सारे सपने पूरे हो जाए। एंड सर ये रिवीजन लेक्चर्स हर वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जिनसे सर उनको मदद मिल पाए। एंड सर एग्जाम क्लियर करने में उनको फायदा हो जाए, माहौल बन जाए। एंड सर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिवीजन हो जाए सारे बच्चों का। ऑल द बेस्ट, माहौल बनाइए। एंड सर मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपोर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।